बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम कुछ ऐसे सवालात पर बात करने जा रहे हैं जो इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एनी अदर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये वो सवालात हैं जो मल्टीपल चॉइस में भी कभी हिस्सा बनते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन का भी हिस्सा बनते हैं। चीज़ें बहुत आसान है। देखते हैं हम ये वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम आज करने की कोशिश करेंगे। ये एक डेफिनेशन हमने पढ़ रखी है ऑलरेडी। एंटायर फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन दैट इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट जी इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज सेड टू बी द एंटायर फंक्शन। जो फंक्शन कॉम्प्लेक्स प्लेन के हर पॉइंट पर एनालिटिक हो, हम उसे एंटायर फंक्शन का नाम देते हैं। इसकी मशहूर एग्जांपल्स में से जो कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो अमूमन एंटायर फंक्शन होते हैं। ये एक बड़ी बेशकीमत डेफिनेशन आ रही है। ऐसी डेफिनेशन हर तालिब इल्म को इस डेफिनेशन का पता होना चाहिए। ये कभी भी ऐसी डेफिनेशन जो आपने भूलनी नहीं है, क्योंकि ये अक्सर हर पेपर का हिस्सा बनती है। अ पॉइंट जी, सिंगुलर पॉइंट क्या होता है? पॉइंट ही होता है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ये सिंगुलर पॉइंट एक पॉइंट ही है जी, एट विच, जिस पर क्या होता है? अ फंक्शन फेल्स टू बी डिफाइन एनालिटिक इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट। A point z at which a function fails to be analytic is called singular point. ऐसा पॉइंट जिस पर फंक्शन एनालिटिक ना रहे, उस पॉइंट को सिंगुलर पॉइंट कहते हैं। तो जरा चेक करते हैं ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं एक एग्जांपल की सूरत में। लेट्स से दैट ये हमारे पास 4z ओवर z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2। इसमें से कहता है जी सिंगुलर पॉइंट तलाश कीजिए, यानी वो पॉइंट तलाश कीजिए जहां पर फंक्शन एनालिटिक ना रहे। तो अगर डिनोमिनेटर में जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, ये चूंकि एक सेकंड डिग्री एक्सप्रेशन है, तो वो वैल्यूज जिन पर ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाए तो फंक्शन डिफाइंड नहीं रहेगा। फंक्शन डिफाइंड नहीं रहेगा तो उसका डेरिवेटिव नहीं आएगा। जब डेरिवेटिव नहीं आएगा तो फिर हम एनालिटिक होने के बारे में कह सकते हैं, फिर वो एनालिटिक भी नहीं होगा। तो इसलिए हमने फिर लामहला केस यहाँ पर अपने सोल्यूशन, अपनी बात का हल ये निकाला कि ये जो फंक्शन है इसके डिनोमिनेटर को देखते हैं ये जीरो कहाँ पर होता है। तो जिन पॉइंट्स पर वो जीरो होगा वही हमारे सिंगुलर पॉइंट होंगे। तो जी हमने इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया, जी स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 इक्वल 0। चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में सामने आई है, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाइए तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी, z इक्वल 2 प्लस माइनस 2 आइटा बाई 2। ये जो दो हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं, इनको प्लस और माइनस वाली को अलग अलग लिखिए तो z इक्वल 1 प्लस आयोटा, z 1 माइनस आयोटा। ये है जी दो वैल्यूज। इसका मतलब है दीज टू आर द सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ दिस फंक्शन z। इस फंक्शन z के ये दो सिंगुलर पॉइंट हैं। तो ये कैसे पॉइंट हैं? ये वो पॉइंट है जिन पॉइंट्स पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। इसके अलावा, इन दो पॉइंट्स के अलावा, ये वाला फंक्शन हर पॉइंट पर सिंगुलर पॉइंट होगा। हर फंक्शन ये फंक्शन हर पॉइंट पर एनालिटिक फंक्शन होगा, बस इन दो के अलावा। लीजिए एक नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं जी। जरा वैरायटी के साथ कोई दो चार एग्जांपल्स देखने से सिंगुलर पॉइंट के बारे में हमारा जो जहन होगा वो इंतहाई क्लियर हो जाएगा। ये एक फंक्शन है, हमने चेक करना है कि इसके सिंगुलर पॉइंट्स कौन से हैं, तलाश करने। तो हमने क्या तरीका वजह कर रखा है सिंगुलर पॉइंट्स तलाश करने का? सिंगुलर पॉइंट्स तलाश करने का हमने मेथोडोलॉजी ये वजह कर रखी है कि हमने वी हैव टू पुट द डिनोमिनेटर इक्वल 0। हाँ जी, ये रख दिया गया 0 के इक्वल। यहाँ से जी की वैल्यू निकालिए, ये जी की वैल्यू आ गई क्या? ये जी माइनस 1/3 प्लस 1/3 आयोटा, ये है जी की वैल्यू। तो यही वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर ये वाला फंक्शन
एनालिटिक नहीं रहेगा, यानी दिस पॉइंट इज सिंगुलर पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन एफ जी। जी नेक्स्ट मजीद और देखते हैं जी, ये एफ जी है -5 आयोटा जी स्क्वायर प्लस 2 प्लस आयोटा ओवर जी स्क्वायर। कहते हैं जी इसके सिंगुलर पॉइंट्स तलाश कीजिए। जी इसके सिंगुलर पॉइंट्स जब तलाश करेंगे तो हम पहले इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये फंक्शन की नई शक्ल ये सामने आ जाएगी। ये जो नई शक्ल है फंक्शन की, इसमें सिंगुलर पॉइंट कोई बताएगा आप तलबा में से, इसमें से सिंगुलर पॉइंट कैसे तलाश करेंगे? जी डेफिनेटली इस डिनोमिनेटर को 0 रखना पड़ेगा। तो जी स्क्वायर इक्वल 0, यहाँ से जी की वैल्यू 0 इज द सिंगुलर पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन। रिजल्ट क्या निकला? 0, z इक्वल 0 इज द सिंगुलर पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन। ये बात अभी जारी है, वैरायटी अभी जारी है। और नेक्स्ट ये हमारे पास क्वेश्चन है जी की पावर 4 माइनस 2 आयोटा जी स्क्वायर प्लस जी होल पावर 10। कहता है जी इसके सिंगुलर पॉइंट्स तलाश कीजिए। ये चूंकि एक हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, इस फंक्शन का कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं होगा। इस फंक्शन का कोई सिंगुलर पॉइंट, यानी डिनोमिनेटर में ऐसा कोई पॉइंट, ऐसी कोई एक्सप्रेशन है ही नहीं इसे 0 रखा जा सके। इसका मतलब है इसका कोई सिंगुलर पॉइंट नहीं होगा। ठीक है जी। ये है जी हमारे पास एक और फंक्शन, कहता है जी इसका भी सिंगुलर पॉइंट मालूम कीजिए। ठीक है जी। तो डेफिनेटली हमने डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है उसे 0 रखना है, वहां से उसकी वैल्यू निकालनी। ये वैल्यू निकल आई है। जब ये वैल्यू आ गई है तो यही पॉइंट इस फंक्शन का सिंगुलर पॉइंट होगा। उम्मीद करते हैं कि सिंगुलर पॉइंट के हवाले से आपका जहन क्लियर हुआ होगा। अब इस लेवल पर बात आ गई है कि आपको कोई भी फंक्शन दे दिया जाए और आपसे ये कहा जाए कि इसके सिंगुलर पॉइंट तलाश करें, तो आप तलाश कर सकेंगे। या फिर यूं हो कि एक फंक्शन दिया हुआ हो और फंक्शन देने के बाद आपके सामने 4 चॉइसेस आ जाएं कि इनमें से क्या ये फंक्शन इसका सिंगुलर पॉइंट है, क्या ये है, ये है या ये है, तो आप आसानी से उसमें दुरुस्त सिंगुलर पॉइंट का इंतखाब कर सकते हैं। ठीक है जी। पेपर के हवाले से, क्वेश्चन पेपर के हवाले से, एनुअल पेपर के हवाले से, और ये वाइवा के हवाले से समझ लें, या किसी भी सिंगुलर पॉइंट की डेफिनेशन और उसका तलाश करना, फंक्शन में मालूम करना खासा अहमियत का हामिल था। तो वो हमने देखा है। काशे-रीमन इक्वेशंस, CR इक्वेशंस इसका नाम होता है। तो यहाँ पर ये CR इक्वेशंस का प्रूफ डिस्कस होगा। CR इक्वेशंस क्या है जी? हमारे पास हम जानते हैं कि FG फंक्शन कैसे लिखा जा सकता है इस आयोटा की फॉर्म में, U प्लस आयोटा V। हमारे पास कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन कैसे लिखा जाएगा? Z कैसे लिखा जाता है? ये तो हर एक को पता होगा। Z लिखा जाता है Z इक्वल x प्लस आयोटा y। यस, लेकिन जब z इस फंक्शन में पुट हो जाएगा, हम इनपुट लगा देंगे, तो फिर एफ जी किसके बराबर होगा? u प्लस आयोटा v। u भी एक्स वाई का फंक्शन होता है, v भी एक्स वाई का फंक्शन होता है। काशे-रीमन इक्वेशन वो मशहूर ज़माना इक्वेशन है जो कि ये इक्वेशन हैं, पार्शियल u ओवर पार्शियल x इक्वल पार्शियल v ओवर पार्शियल y। ठीक है जी। u का x के लिहाज से डेरिवेटिव लिया जाए, v का y के लिहाज से लिया जाए, तो दोनों एक्सप्रेशन सेम होंगे। और अगर u का y के लिहाज से डेरिवेटिव लिया जाए, v के x के लिहाज से लिया जाए, तो विद द नेगेटिव साइन v का डेरिवेटिव x के लिहाज से ये इस एक्सप्रेशन के इक्वल होगा। ये है जी हमारी CR इक्वेशंस। ये हमने पहले भी पढ़ रखी हैं। ये एक्सप्रेशन हमें ज़बानी याद भी होना चाहिए CR इक्वेशंस के हवाले से। आज हम देखते हैं जी इस थ्योरम में क्या कहा। कहते हैं सपोज ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन डिफरेंशिएबल भी, z पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, then at z फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ u एंड v एग्जिस्ट। u और v के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी मिलेंगे और वो इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे जिन्हें हम CR इक्वेशंस कहते हैं। एक नज़र इसके प्रूफ पर ज़रा देख ली जाए, क्योंकि अगर पेपर में पूछ लिया जाए तो कम से कम हमारी नज़र से ये गुजरी हुई हो और इसको करने में हमारे लिए कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। एफ जी डिफरेंशिएबल फंक्शन है,
तो ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन लगा दी गई, बिल्कुल क्लियर है जी। एफ डैश ऑफ जी लिमिट डेल्टा जी अप्रोचेस टू, ये है जी फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से जो एफएससी में भी ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन पड़ी हुई है। इस वक्त स्क्रीन पर आप मुलाहाजा कर रहे हैं कि ये फंक्शन की वो जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन वो अप्लाई की गई है। अच्छा, उसमें एफ जी ये है, टेकिंग इंक्रीमेंट ऑफ बोथ साइड्स ये है जी, ठीक है जी, दोनों तरफ का इंक्रीमेंट लिया जाएगा। डेल्टा जी किसके इक्वल आएगा फिर, डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। अब यहाँ पर जो है ये सारी वैल्यूज इसमें लगाएं, एफ जी की ये वाली वैल्यू, एफ जी प्लस डेल्टा जी की यहाँ वैल्यू लगाइए, डेल्टा जी की ये पूरे ये इक्वेशन 1 में वैल्यूज लगा दें, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन की ये शक्ल बन जाएगी। ठीक है जी। अब इसमें जहाँ आयोटा आता है उन पार्ट्स को भी आप लिखिए, ठीक है जी, और रियल वाले अलग लिखिए, इमेजिनरी वाले अलग लिखिए। ये हमने इसको फिर जुदा जुदा दो हिस्से बना लिए एक्सप्रेशन के अंदर, कि हमने रियल पार्ट अलग लिखा है और इमेजिनरी पार्ट अलग लिखा है। इन पर्टिकुलर इफ वी चूज टू लेट डेल्टा जी अप्रोचेस टू जीरो, ये डेल्टा जी जो जी है वो अब मल्टी वेरिएबल हो गया जी, उसमें एक्स वेरिएबल भी है, वाई वेरिएबल है। ये बात यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको आपने खास तवज्जो से देखना है और ध्यान से देखना है। जी जो है मल्टी वेरिएबल हो गया ना, अब उसमें एक्स भी वेरिएबल भी आ रहा है, वाई वेरिएबल भी आ रहा है, तो हमने किसी एक लाइन के अलोंग मूव करना है ना, किसी एक डायरेक्शन में ही हमने लिमिट को पुट करना। चाहे आप हॉरिजॉन्टल ले लीजिए या वर्टिकल लीजिए, अगर हॉरिजॉन्टल लेते हैं तो वाई जो है ना पोर्शन उसका जीरो हो जाएगा, डेल्टा जी कम होकर डेल्टा एक्स रह जाएगा। ठीक है जी, तो जहां जहां पर डेल्टा वाई है वो जीरो हो जाएगा, डेल्टा जी जो है वो डेल्टा एक्स हो गया, इसका मतलब डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो है। अब इसमें ये वैल्यूज अप्लाई कर दीजिए डेरिवेटिव के अंदर, जब ये वैल्यूज अप्लाई की जाएंगी तो ये लामहला ये हमारे पास पार्शियल व्यू ओवर पार्शियल एक्स और ये वाला पार्शियल व्यू ओवर पार्शियल एक्स आ जाएगा। ये है जी हमारे पास एक हिस्सा, एक साइड से जब हमने लिमिट को अप्रोच किया था। अब हम चूज करते हैं कि वो जो डेल्टा जी अप्रोचेस टू जीरो से अलॉन्ग वर्टिकल लाइन लिया जाए, यानी वर्टिकल लाइन लिया जाएगा, ऐसे वर्टिकल लाइन, तो फिर ये हॉरिजॉन्टल जो होती है वो डेल्टा एक्स अप्रोचेस इक्वल जीरो हो जाएगी, डेल्टा जी इक्वल डेल्टा वाई। तो जहां डेल्टा जी अप्रोचेस टू जीरो था वो डेल्टा वाई अप्रोचेस टू जीरो हो जाएगा। इसको हम पुट कर दें, इसका डेल्टा एक्स पार्ट तो ऑलरेडी हम जीरो बना चुके। अब यहाँ से जब हम देखेंगे लिमिट को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनेगा। दोनों चूंकि एक ही डेरिवेटिव की एक्सप्रेशन है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को आप इक्वेट कीजिए, ये वाली इक्वेशंस हमारे पास एस्टेब्लिश हो जाएंगी। ये वही इक्वेशन है जो हमने पहले भी पढ़ रखी हैं, ये मशहूर ज़माना इक्वेशंस जिन्हें हम CR इक्वेशंस के नाम से याद करते हैं। तो यहाँ ये सेंटेंस जरा देख लीजिए, अगर कोई फंक्शन किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन उस पॉइंट पर CR इक्वेशंस को भी सेटिस्फाई करेगा। अगर कर दिया CR इक्वेशंस को सेटिस्फाई तो फिर हम उसको एनालिटिक फंक्शन का नाम देंगे। लेकिन अगर उसने डिफरेंशिएबल फंक्शन ने सेटिस्फाई ना किया CR इक्वेशंस को, तो फिर हम उसे कहेंगे वो एनालिटिक नहीं है। यही क्राइटेरिया ऑफ नॉन एनालिटिसिटी ना, एनालिटिक फंक्शन अगर एनालिटिक ना रहे तो नॉन एनालिटिसिटी उसका क्राइटेरिया चेक करते हैं जी। कभी कभी बात सीधे अंदाज की बजाय अंदाज मोड़ कर, रुख मोड़ कर भी पूछी जाती है। जैसे पूछा जाता है फंक्शन के एनालिटिक होने की शर्त क्या है, ठीक है ना जी। कभी क्या पूछा जाता है, ये बात बड़ी अहम है, जरा ध्यान से गौर से सुनने वाली है। कभी ये पूछा जाता है कि फंक्शन के एनालिटिक होने की शर्त क्या है, तो कभी ये रुख ही बदल लिया जाता है, कहा जाता है फंक्शन के एनालिटिक ना होने की शर्त क्या है। तो ये देखिए जरा, इफ Cauchy-Riemann equations are not satisfied at every point z in the domain D, then function cannot be analytic। अगर CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। अगर वो CR इक्वेशन सेटिस्फाई होती हैं तो फिर वो एनालिटिक होगा। शो दैट द गिवन फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट एनी पॉइंट, कहता है ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। ठीक है जी, चले जी इसे चेक करते हैं कि ये एनालिटिक नहीं है। तो हमने क्या चेक करना है, जब एनालिटिसिटी चेक करनी है तो फिर
CR इक्वेशन ही चेक करनी होती है। जी ये होता है, लेकिन हमारे पास फंक्शन जी बार का स्क्वायर है, जी बार ले ली, ऊपर स्क्वायर, स्क्वायर ओपन कर दें, रियल इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हो गए। बड़ी ही आसान एग्जांपल है ये। दोनों डेरिवेटिव हमने यू के लिहाज से, यू के एक्स, यू का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से, वाई के लिहाज से भी दोनों मालूम कर लिए, वी का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से, वाई के लिहाज से दोनों मालूम कर लिए। अब जरा इक्वेट करके देखिए, u विद रिस्पेक्ट टू x, v विद रिस्पेक्ट टू x क्या बराबर आ रहे हैं? ये देखें, ये मैं ये स्क्रीन पर रेड कलर डायगोनली मूव कर रहा हूँ, ये बिल्कुल बराबर नहीं आ रहे। और ये जो है, जब यही बराबर नहीं आ रहे तो दूसरे के देखने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है जी, तो इसका मतलब है द गिवन फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, द गिवन फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट एनी पॉइंट ऑफ द गिवन डोमेन। ये जो फंक्शन हम अभी पढ़ रहे थे, ये वाला एफ ऑफ जी इक्वल जी बार स्क्वायर, ये एनालिटिक फंक्शन नहीं है। शो दैट द कम्प्लेक्स फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट एनी, इससे भी कहता है जी चेक करें वो एनालिटिक नहीं है। ये जी u, इसका रियल पार्ट, इसका इमेजिनरी पार्ट ये है। इसमें हमने u का x के लिहाज से और u का y के लिहाज से डेरिवेटिव लिया, v का x के लिहाज से और v का y के लिहाज से लिया। ux और vy देखा हमने बराबर नहीं आ रहे, ये देखिए बराबर नहीं आ रहे, इसका मतलब ये एनालिटिक नहीं है, बात खत्म। अब दूसरी शर्त पूरी करने की जरूरत नहीं रही, जब हमने पहली शर्त ही चेक कर ली, दूसरी CR इक्वेशन जिसमें पार्शियल v ओवर पार्शियल v ओवर पार्शियल y, इसमें होता है पार्शियल v ओवर पार्शियल x इक्वल पार्शियल u ओवर पार्शियल y इक्वल माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल x। ये ठीक नहीं लिखी हुई, बस ये इसी को चेक कर लिया, काफी ऐसे चेक करने की जरूरत नहीं है। दिस इज नॉट एन एनालिटिक फंक्शन, ये एनालिटिक फंक्शन नहीं है। ठीक है जी। क्राइटेरिया फॉर एनालिटिसिटी, फंक्शन के एनालिटिक होने का क्राइटेरिया क्या है? नॉन एनालिटिक का क्राइटेरिया तो यही है, CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो नॉन एनालिटिक है। एनालिटिक होने का क्राइटेरिया, एनालिटिक होने में ये 3 शराइत पूरी करनी होगी। हमारे पास एक फंक्शन है एफ जी जो कि इक्वल है यू एक्स वाई प्लस आयोटा वी एक्स वाई। ये यू और वी एक्स वाई के फंक्शन और ये रियल वैल्यू फंक्शन होते हैं। अब जरा देखिएगा जी, ये यू वी कंटिन्यूस होने चाहिए इन द गिवन डोमेन डी, ये पहली शर्त है। एनालिटिक फंक्शन होने के क्राइटेरिया में यू वी कंटिन्यूस फंक्शन होने चाहिए इन द गिवन डोमेन। फिर इनके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करने चाहिए, कंटिन्यूस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होने चाहिए। पार्शियल यू और पार्शियल एक्स, पार्शियल यू और पार्शियल वाई, पार्शियल यू और पार्शियल एक्स, पार्शियल यू और ये 4 फर्स्ट ऑर्डर कंटिन्यूस डेरिवेटिव होने चाहिए। तीसरी शर्त, इनकी CR इक्वेशंस भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। लो जी, जिस फंक्शन में ये इस तरह की 3 किस्मी खूबियां पाई जाएंगी, कौन सी 3 किस्मी खूबियां? यू वी हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन होनी चाहिए, फर्स्ट 4 फर्स्ट ऑर्डर कंटिन्यूस डेरिवेटिव होने चाहिए और CR इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। फिर हम कहेंगे कि वो फंक्शन एनालिटिक होगा। कम्प्लेक्स फंक्शन एज ए फंक्शन ऑफ जी एंड जी बार, ये हमारे पास जी है, ये जी बार है, दोनों को ऐड किया गया तो ये x निकल आएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया गया तो y निकल आएगा। ये देख लीजिए x और y की वैल्यू कैसे निकाल रहा है, फिर से देख लें, ये z है, ये z बार है, दोनों को ऐड करें तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये आ गई, दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो y की वैल्यू आ जाएगी। ये लिखी हुई है, y की वैल्यू है। For an analytic function f z, CR equation can be put in condensed form, partial f over partial z bar equal 0। अच्छा, कहता है जी एनालिटिक फंक्शन के लिए हम ये जो है ये शर्त अगर पूरी कर दें, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जी बार इक्वल 0, तो ये भी काफी होगी। एनालिटिक फंक्शन के लिए
पहले तो हमने ये कहा था ना कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, ऐसा एनालिटिक फंक्शन होने का क्राइटेरिया क्या है, अभी पिछले पेज पर ही पढ़ा हमने। वो ये क्राइटेरिया है कि उसके यू वी वो फंक्शन है जिनके जो कि कंटिन्यूस होते हैं, चार इन फंक्शंस के चार फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस होते हैं और इनकी ये इक्वेशंस भी, सीआर इक्वेशन भी सेटिस्फाई होती है। अब उसने जो एक और क्राइटेरिया दे दिया, कहता जी एनालिटिक फंक्शन के लिए अगर पार्शियल एफ और पार्शियल जी बार इक्वल 0 हो जाए तो वो भी एनालिटिक होगा। ठीक है जी, इसका प्रूफ अभी पढ़ते हैं। पार्शियल एफ और पार्शियल जी बार, एफ किसके बराबर होता है, यू प्लस आयोटा भी, इसका मतलब है जी बार के लिए डेरिवेटिव। अब चेन रूल लगाइए, पार्शियल यू और पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल जी बार प्लस पार्शियल यू और पार्शियल वाई ओवर पार्शियल जी बार, इसी तरह पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल जी बार प्लस पार्शियल वी ओवर पार्शियल वाई ओवर पार्शियल जी बार। अब इसमें डिफरेंशिएट इक्वेशन, वो जो हमारे पास एक्स और वाई के दो एक्सप्रेशन आए थे, कौन से वाले, ये देखें, ये वाई के, और पिछले पेज पर ये एक्स का एक्सप्रेशन, ये स्टैटिक इक्वेशन है, ये वाई के लिए डबल स्टार इक्वेशन है। इनके भी हमने अब डेरिवेटिव मालूम करने, इनके भी हम डेरिवेटिव मालूम करेंगे। उनके जनाब एक्स का जी बार के लिहाज से, वाई का जी बार के लिहाज से, ठीक है जी, वो डेरिवेटिव यहाँ पुट हो जाएंगे, पार्शियल यू पार्शियल 1/2, पार्शियल यू पार्शियल ये भी 1/2, ये इस इक्वेशन में डेरिवेटिव पुट कर दिए गए स्टैटिक इक्वेशन का एक्स के लिहाज से और वाई के लिहाज से भी, और लाइकवाइज ये वाई का भी स्टैटिक इक्वेशन में एक्स का जी के जी बार के लिहाज से, और ये डबल स्टैटिक इक्वेशन में वाई का जी बार के लिहाज से। ये दो डेरिवेटिव हमें, एक इस इक्वेशन से एक इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से एक्स का जी बार के लिहाज से, इस इक्वेशन से वाई का जी बार के लिहाज से, ये हमने डेरिवेटिव इसमें पुट कर देने हैं। तो अब जब इसमें हम पुट करेंगे, ये वैल्यूज लगी, ये वैल्यू लगी, ये चार जगहों पे वैल्यू लगी, ये 1/2 कॉमन हो जाएगा, बाकी ये चीज़ बच जाती है, पार्शियल यू और पार्शियल माइनस पार्शियल वी और पार्शियल वाई। काशर-रीमन इक्वेशन की मदद से ये दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं। ये देखें, ये वैल्यू लग जाएगी, इसकी जगह पर ये वैल्यू लग जाएगी, ये फिर से मिलकर कट जाएगी, इसकी जगह पर वो दूसरी वैल्यू लग जाएगी, वो इसके साथ मिलके कट जाएगी, 0 हो जाएगा। तो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जी बार इक्वल 0, ये हमने साबित कर दिया। ये जो एक थ्योरम था एनालिटिक फंक्शन होने के लिए पार्शियल एफ ओवर पार्शियल जी बार इक्वल 0 होना जरूरी है। अब एक रिजल्ट है जी, CR equation are not proved, then if CR equations are not proved, then partial f or partial z bar not equal 0. Thus, if partial f partial z bar not equal 0, then f of z is not analytic. कहते हैं जी CR equations को हटाकर सिर्फ इसकी मदद से भी हम एनालिटिक होने का क्राइटेरिया लगा सकते हैं। एक तो CR एनालिटिक होने के लिए CR इक्वेशंस का क्राइटेरिया ना, कि वो जहां पर CR इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए फंक्शन एनालिटिक होता है। तो अब ये क्राइटेरिया कि अगर ये नॉन जीरो आंसर आ जाए, इस डेरिवेटिव का आंसर नॉन जीरो आ जाए, तो वो एनालिटिक नहीं होगा। एग्जांपल है जी एफ इक्वल जी बार, इसका इस फंक्शन का एफ का जी बार के लिहाज से डेरिवेटिव ले 1 आता है, ये नॉन जीरो आया, इसलिए ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। ठीक है जी, तो आज जो हमने लेक्चर पढ़ा, ये इंशाल्लाह जैसे ही कॉलेज खुलेंगे तो ये हमारे सारे जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं ये टेस्ट की शक्ल में भी सामने आएंगी। ये इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आज का जो लेक्चर है इसमें आपने सिंगुलर पॉइंट मालूम करने का क्राइटेरिया पढ़ा, आपने CR इक्वेशंस का उसमें वो प्रूफ देखा, एनालिटिक होने का क्राइटेरिया देखा,
नॉन एनालिटिक होने का क्राइटेरिया देखा। अगर सीआर इक्वेशंस ना हो तो फिर हमारे पास क्राइटेरिया क्या होता है, एनालिटिक या नॉन एनालिटिक इक्वेशन, फंक्शन के एनालिटिक या नॉन एनालिटिक होने का क्राइटेरिया, वो इस थ्योरम की शक्ल में हमने देखा था। ठीक है जी। तो आज जो हमारा आपने जो क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, वो सबसे पहले एंटायर फंक्शन की डेफिनेशन लिखनी है, ये एक सवाल है। सिंगुलर पॉइंट की डेफिनेशन लिखनी दूसरा सवाल है। ठीक है जी। एक एग्जांपल आपने देनी है जिसमें सिंगुलर पॉइंट तलाश करना है, ये तीसरा सवाल है। 3 हो गए, एक एग्जांपल, यानी आप खुद से अपनी तरफ से लिखेंगे। चौथा सवाल क्राइटेरिया फॉर नॉन एनालिटिक फंक्शन, ये आपने लिखना है जी। ठीक है जी। तो काशर-रीमन इक्वेशंस की डेफिनेशन लिखनी है। कितने हो गए ये? 5। और फिर एनालिटिक होने का क्राइटेरिया 6। तो अगर काशी इक्वेशन ना हो तो फिर हमारा एनालिटिक चेक करने का क्राइटेरिया क्या होगा? ये है जी 7 क्वेश्चंस के आंसर हर स्टूडेंट इसमें लिखेगा। ये मैंडेटरी है और ये चेक भी किए जाते हैं, इसलिए इनको आप हर सूरत में लाजम लिखना। आज का इतना ही। खुदा हाफिज़।